हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल थिएटर ट्यूटोरियल्स, जहां हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से जुड़े कुछ टॉपिक्स की। और जब हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से जुड़े कुछ टॉपिक्स की, तो आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दिल्ली में इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होने वाला है IPU BJMC CET। मैं खुद एक IP का स्टूडेंट हूँ और IPU BJMC CET को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए या कैसी उसकी तैयारी की जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो हाजिर है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले IPU BJMC CET 2020 क्या है। GGS IPU हर साल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है अपने सभी कोर्सेज़ के लिए मोस्टली, और उसको क्वालिफाई करने के लिए एक प्रॉपर वेटेज रखी जाती है या एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपको वो क्वालिफाई करना होता है, तब आप उसके किसी भी कॉलेज में उस कोर्स के अकॉर्डिंग, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। तो IPU BJMC CET के बाद आप IP के उन अराउंड 16 कॉलेजेस में जहाँ पर BJMC कोर्स कराया जाता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस पूरी वीडियो के अंदर हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बता दूं। ये पूरी वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्स की कि उसके क्वेश्चंस क्या होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब। और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में वो बातें कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पर्टिकुलरली किन किन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन सब के बारे में। फिर हम बात करेंगे लास्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्योंकि अब यह एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराने की बात हो रही है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं D डे की। D डे यानी वो जो दिन है 13 सितंबर को डिसाइड हुआ है, जब आप सभी को अपने घरों से निकल करके जाना होगा अपने पास के सेंटर्स पे जो भी आपको अलॉट किए गए हैं, और वहाँ पे अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का। भैया ध्यान रखना, ये लक्ष्मण रेखा होती है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आंसर दोगे तो आराम से पास कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। मेरी खुद की रैंकिंग जब मैंने दिया था ये एग्ज़ाम आज से 2-3 साल पहले, तो मेरा अराउंड 1300 थी मेरी रैंकिंग। मैं दिल्ली का नहीं हूँ, तो मैं नॉन दिल्ली के अंदर आता था। तो हमारी एक पर्टिकुलर 15% की वेटेज होती है कि 15% नॉन डेलाइट्स को भी कंसिडर किया जाता है। फिर आता है ड्यूरेशन तो चलो मैंने बता दी। फिर आता है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम है इस एग्ज़ाम की +4 और -1, मतलब 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक सही जवाब के, बल्कि 1 मार्क घटा लिया जाएगा, जबकि 1 मार्क घटा लिया जाएगा आपके किसी भी गलत आंसर का। तो भैया ध्यान देना, सही के चक्कर में गलत पे ज़्यादा ना करते चले जाना, या अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसे छोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम की, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, तो आप सीधा GGS IPU की ऑफिशियल साइट पे जाइए। वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा आपको मॉक ऑनलाइन टेस्ट का। उस पर जाकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे 4-5 सवाल हैं जो वो पूछेगा। बेसिकली आपको एक फॉर्मेशन दे देगा कि भैया इस तरीके से हम सवाल पूछने वाले हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट सिंपल होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर एक सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे और KBC खेलना होगा। मजाक कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको चारों में से कोई एक जवाब को टिक करना होगा, या कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करना होगा। अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि वो क्या 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, या वो क्या 4 सेगमेंट्स हैं इस पूरे 100 क्वेश्चंस के अंदर जो आते हैं। तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे ब्लैक बोर्ड रब करके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से, जो कि है सिलेबस के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे बस यही जानना चाहते थे कि मैं सिलेबस बताऊं या सिलेबस से जुड़ी कुछ चीज़ें बताऊं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये पेपर देते टाइम। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मीडिया एप्टीट्यूड। ये वो 4 सेगमेंट्स हैं जो इस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आता है 100 क्वेश्चंस का, तो इसमें 25 के हिसाब से क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए, अगर मैं पर्सनल एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर मैं 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दूंगा तो उसमें से मैं 20 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसके लिए उनको दिमाग लगाना पड़े या जिसके लिए उनको थोड़ा बहुत सोचना पड़े, पर 5 क्वेश्चंस
एटलीस्ट इतने तो रखे ही जाते हैं कि आप कोई भी स्टूडेंट बड़े आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर ले। तो वो 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में भी मिलेंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में मिलेंगे, मीडिया एप्टीट्यूड में मिलेंगे। तो 5-5-5 करके आपके हो गए 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर में एक बार पढ़ के ढूंढ लेते हैं और इनको एक बार में अटेम्प्ट कर लेते हैं और आप इनके ऊपर 100% कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके 80 नंबर तो यहीं पे हो गए यार। 20 × 4 80 नंबर तो यहीं पे हो गए। इसके बाद क्या करना है वो सबसे बड़ी बात। इसके बाद आपको अगर ये दोनों पार्ट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका इतना स्ट्रांग नहीं भी है, तो सबसे मेन बात है आप फोकस कीजिए जनरल अवेयरनेस पे और मीडिया एप्टीट्यूड पे। अब इसके अंदर जनरली सवाल कैसे होते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल कि मान लो आरटीआई एक्ट कब आया, या इस नेता को कौन से कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट है, या हमारे कंट्री के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है। थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस के आपको ये सब पता होने चाहिए जो अभी करंटली गए हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि एलओसी और एलएसी में क्या फ़र्क होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारी देश के अंदर हमारे देश में कौन से जंगल सबसे ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए। फिर आएगा हिस्ट्री। ये सबसे मतलब मैं बताऊँ एक बहुत सटीक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। आपसे डायनेस्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा। कौन सी डायनेस्टी, अभी बाइक पीछे से गई उसको अवॉइड कीजिएगा, कौन सी डायनेस्टी कितने सन से लेकर के कितने सन तक चली है, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज कौन था, अशोका था या बिंदुसार था, और भी ऐसे सवाल। मतलब आपसे हिस्ट्री को पूरा खंगाला जाएगा। आपकी 5th 6th 7th की जो हिस्ट्री है उसको एक एक बार चेक किया जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है या आप सब भूल चुके हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो थोड़ा डेट्स के ऊपर फोकस कीजिए, और फोकस कीजिए इंपॉर्टेंट पर्सन्स के ऊपर, और कुछ रिलीजन की हिस्ट्री पढ़िए। बुद्धिज्म के बारे में पढ़िए, आप जैनिज्म के बारे में पढ़िए। मोस्टली क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म से मैंने पिछले जो 2-3 साल के सैम्पल पेपर देखे हैं उसके अंदर मुझे मिले थे। फिर हम बात करते हैं मीडिया एप्टीट्यूड की। अब देखो ये वो पार्ट है जो अगर मेरे को अभी भी दिया जाए ना तो मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि खैर अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया मीडिया का। बट उस टाइम पे जब मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था तब मैंने ये किस तरीके से तैयार किया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें मेनली 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जाती है मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर। हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर पक्का 1-2 सवाल आते हैं, पक्की बात है। बंगाल गैजेट, जेम्स ऑगस्टस हिकी, और सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये सब के बारे में आपसे हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मॉडल्स के बारे में कि कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, या कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर ये चीज़ किसने क्या कब दी थी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 2-3 मॉडल्स के ऊपर आप फोकस कीजिए। एक आप एरिस्टोटल का मॉडल पढ़ के जाइए, आप शैनन वीवर का मॉडल पढ़ के जाइए, और इसके अलावा 2-3 मैंने मॉडल्स की वैसे एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए सारे मॉडल्स की, और फिर उन मॉडल्स को एटलीस्ट इतना तो ग्रैब कर लीजिए कि आपसे कोई बेसिक सवाल पूछे तो आपको पता लग जाए। ज्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिनट की वीडियोस में मैंने सारे मॉडल्स को समझाने की कोशिश की है। और हाँ, ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर का एक प्रचलन चलता आ रहा है। किसी साल पूछ लेते हैं कि इस न्यूज़पेपर का ओनर कौन है, या इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कहाँ हुई थी, किसने इसको स्टार्ट किया था। तो आपको एटलीस्ट इन सभी न्यूज़पेपर के ओनर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। तो इस पूरे पार्ट में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आते उन्हें लीव कर दीजिए। बाद में आराम से सोचिए उसके बारे में कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले वो 20 से 25 क्वेश्चन ढूंढिए जो आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि हाँ आप कर सकते हैं, जो आपको एकदम 100% श्योर है जिसके आंसर के लिए आप, उसके बाद आप दिमाग लगाने का काम शुरू कीजिए। और मेरे हिसाब से आपका मोस्ट फोकस होना चाहिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और मीडिया एप्टीट्यूड के ऊपर। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अगर आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कई लोगों ने मैसेजेस पे ये बात कही या कमेंट्स में मेरे से ये कहा कि ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग किस तरीके से तैयार करें, मैं काफ़ी कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे काफ़ी प्रेशर है, क्या किस तरीके से लॉजिकल एंड एनालिटिकल के क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितना टफ होता है। कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और मीडिया एप्टीट्यूड, इसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मीडिया एप्टीट्यूड में, क्योंकि इसका बहुत हद तक सिलेबस क्लियर है। अगर आपने अरिहंत की बुक रेफर कर चुके हैं, अगर आप अभी तक, आप वैसे तो आप कर ही चुके होंगे,
अगर आपने नहीं भी किया तो अभी कर लीजिए, जल्दी से पिछले 3-4 साल के सैंपल पेपर्स उठाइए, मीडिया एप्टीट्यूड की तैयारी पक्की कीजिए, जनरल अवेयरनेस की तैयारी पक्की कीजिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के रीडिंग मटेरियल्स या जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं एक सैंपल बताता हूं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर किस तरीके के सवाल आते हैं। सवाल रिलेटेड होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, फिलअप से, कुछ क्वेश्चन से जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपके 4 सेगमेंट हैं इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि वो आपको टेस्ट कर सकें कि आप मीडिया के लायक हैं या नहीं हैं। सो दिस वाज सिलेबस। अब हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इस साल क्या बदले हैं और आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए सेंटर पे जाने से पहले। भैया बहुत झमेले होते हैं, तो एक बार ध्यान से सुनना क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मुझे मेरे टाइम में जो दिक्कतें हुई, मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो ना हो, तो बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन तब तक इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की, या मैं कहूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, या बेसिकली वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं। तो देखिए, मैं जब देने गया था तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में जिसमें मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप उन्हें अवॉइड करिएगा। सबसे पहले तो भाई रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है या एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम दिया है उससे कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना, क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट या बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होंगे जो कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाएंगे। और ऑल्दो अब कोरोना की वजह से ऐसी प्रोसेसेस आ चुकी हैं, आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के बारकोड रीडिंग करानी होगी, अपना थर्मल टेस्ट कराना होगा, और हो सकता है आपको मास्क और ये सब चीज़ों की एसेंशियल की आपकी चेकिंग हो, तो आप कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुँचिएगा। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड की। अपने एडमिट कार्ड की हमेशा 2 कॉपीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक कॉपी तो आपके पास वो रहने देते हैं, दूसरी कॉपी और एक अपने पास रख के उसे साइन करा के रख लेते हैं। उसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी उनको चाहिए होती हैं, आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो वहाँ पे नीड है उनको। आपके दोनों जो एडमिट कार्ड है और फोटोग्राफ है उसको साथ में अटैच करके वो अपने पास रख लेते हैं एज अ रिकॉर्ड, एज अ प्रूफ कि ये यहाँ पर ऐसा कोई पेपर देने आए थे। तो भैया ये 2 चीज़ें अवॉइड मत करना कि ऐसा हो कि आप लोग भूल ही जाओ या इग्नोर कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सामने कई बच्चे वहाँ पे जब मैं पेपर देने गया था तो इस चीज़ को लेकर के दुखी हुए थे, क्योंकि आसपास ना तो कोई फ़ोटो की दुकान थी ना ऐसा कोई दुकान थी, और उन लोगों को सफ़र करना पड़ा बाद में। अब रिस्ट वॉचेस, कड़ा, अंगूठी, ऐसे एग्ज़ाम्स में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये बोलने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी ये डिजिटल एग्ज़ाम है और हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि नहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी या ये होगा या वो होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे एग्ज़ाम्स में लोग इन सब चीज़ों के अंदर ट्रांसमीटर छुपा के लाते हैं और चीटिंग होती है इससे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, ना ही पहन के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी एक एग्ज़ाम सेंटर में आपके कंप्यूटर में आपकी टाइमिंग आपके सामने लटक रही होगी बड़ी सी घड़ी में कि 150 मिनट हाँ आपके पास, और उसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में भी घड़ी होगी, तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मुझे सफ़र करनी पड़ी थी वो ये थी, दे विल नॉट प्रोवाइड स्पेस टू कीप योर एसेंशियल्स। भैया कोई सेंटर, कोई कॉलेज, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप पेपर देने जा रहे हैं, वो आपको ना तो मोबाइल रखने की जगह देंगे, ना आपका कोई बैग रखने की जगह देंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका बैग चोरी हो जाता है, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या पर्स चोरी हो जाता है। तो पहले से ही अपने साथ किसी को लेके जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए या किसी दोस्त को लेके जाइए जो आपका चीज़ों का एसेंशियल का कुछ वो जो 150 मिनट है उतनी देर ख्याल रखे। मैं अपने बड़े भाई को लेके गया था, आप भी किसी को लेकर के जाइए। ज़रूर आपकी फैमिली से आपके पेरेंट्स आपके साथ जा ही रहे होंगे, क्योंकि मैं सिंपल तौर पे बताता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई सेंटर इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक और बात, जब मैंने हाल फिलहाल कुछ स्टूडेंट से बात की, उन लोगों ने मुझे बताया कि उनका सेंटर उनके घर से काफ़ी दूर पड़ा है। तो भैया पहले कुछ खा पी के निकलना घर से, दही चीनी खा लेना, एग्ज़ाम अच्छा बीतेगा, ठीक है। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जैसा आपको स्ट्रैटेजी बताई है अपने सिलेबस पार्ट में, कि जिस तरीके से आपको पहले वो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं, आप बस उन्हें ढूंढ के टिक करके कॉन्फिडेंट हो जाइए कि भैया मैं पास तो हो गया हूँ, अब मुझे बस अपना स्कोर सुधारना है। तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। और सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप सिलेबस में किसी को कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं चारों सेगमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जोर किस पे दूं, तो मैं ये बता दूं कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके हाथ में थोड़ा बहुत है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग है तो आप उसे कर लेंगे, बट मीडिया एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस वो पार्ट है जो आपको पता है कि वो क्या आने वाला है और किस सिलेबस में से आने वाला है। पिछले 4 साल के 5 साल के सैम्पल पेपर्स ज़रूर सॉल्व करके जाइए।
ये था पूरा का पूरा मेरी नॉलेज या मेरी वीडियो IPU BJMC CET 2020 के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप मुझे किसी भी टाइम पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 7042664799। स्क्रीन पे इस टाइम फ्लैश भी हो रहा होगा। आपको किसी भी तरीके की हेल्प की नीड हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आप देख रहे थे थिएटर ट्यूटोरियल्स। ये था IPU BJMC CET 2020 को क्वालिफाई करने का एक सेशन। थैंक यू।